guys, welcome in our channel. The channel name is Everything is Possible, यानी कि सब कुछ संभव है. ओके तो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के बीएससी फाइनल ईयर का केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर को. ठीक है, पेपर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको करवा सकूं इस वीडियो के अंदर. तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सारी वीडियोस देखिए. ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन की बात करते हैं. तो व्हाट इज ट्रांस इफेक्ट, यानी कि ट्रांस प्रभाव क्या है, इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या, देखो अब मेरी बात सुनो. ट्रांस प्रभाव से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी लिगेंड है उसमें दो तरह की पोजीशन होती है. एक होती है सिस पोजीशन, एक होती है ट्रांस पोजीशन. ये आपने पढ़ी हुई होगी. तो सिस पोजीशन को इस तरह से याद किया जाता है कि जब दो लिगेंड आमने सामने एक ही जगह पे, मतलब आमने सामने आ जाए. ठीक है, यानी कि इस टाइप से कोई ग्रुप कह सकते हैं, इस टाइप से कोई ग्रुप है. ठीक है, यहाँ बीच में मेटल आयन है, तो ये और ये ग्रुप दोनों एक जैसा हो गया, तो ये क्या होगी, सिस कंडीशन होगी. और एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे तिरछा, तो वो होगी ट्रांसपोजिशन. ओके, सिस को सेम डायरेक्शन, सेम टाइप के ग्रुप. ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या होता है ट्रांस इफेक्ट. किसी लिगेंड द्वारा किसी प्रतिस्थापी बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप को अपनी ट्रांस स्थिति ग्रहण करने के लिए निर्देशित करना, यानी वो अपनी पोजीशन बदल के कहाँ आ जाए, ट्रांस पोजीशन में आ जाए. ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांस इफेक्ट. इंग्लिश में लिखा हुआ है द एबिलिटी ऑफ ए ग्रुप टू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इनटू द ऑपोजिट पोजीशन, ट्रांसपोजिशन. ऑपोजिट पोजीशन को ट्रांसपोजिशन कहा जाता है, अभी बताया था इस तरह की स्थिति. ठीक है, इन द प्लैनर कॉम्प्लेक्स, एक ही प्लैनर कॉम्प्लेक्स में कॉल्ड ट्रांस इफेक्ट. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दी है. ठीक है, इसमें क्या है, देखो मेरी बात सुनो. एग्जांपल में प्लैटिनम क्या है, मेटल आयन है. ठीक है, प्लैटिनम के तीन तरफ क्या है, Cl3 ग्रुप जुड़ा हुआ है. ओके, और एक तरफ नाइट्रेटो ग्रुप, NO2 ग्रुप है. ठीक है, अब अपने को यहाँ पे क्या दिया, अपने को ये कॉम्प्लेक्स बनाना है, यानी NH3 सब्स्टिट्यूट को ऐड करना है यहाँ पे. तो NH3 ऐड होने की दो कंडीशन है. ठीक है, कैसे, क्लोरीन रिमूव होगा यहाँ वाला, तो एक NH3 ऐड हो सकता है. अब देखो यहाँ पे भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है, यहाँ पे भी क्या है, सब्स्टिट्यूट है, तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, सिस कंडीशन. ओके, अब दूसरी कंडीशन ये ना रिमूव होके इसका ऑपोजिट, यानी ये वाला रिमूव हो जाए, ये बी कंडीशन, ये ए कंडीशन. तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे NO2, यानी ऑपोजिट कंडीशन आ गई, तो ये होगी ट्रांस कंडीशन. ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. एक्चुअली बार का शॉर्ट था इसलिए हो गया. तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा क्या होती है. तो अब मेरी बात सुनो कि जब भी हम किसी मेटल आयन को जब हम क्रिस्टल फील्ड में रखते हैं तो जो उसका डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिटिंग कर जाते हैं. ठीक है, अब उसकी स्प्लिटिंग से जो एनर्जी निकलती है उसी को CFSC यानी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ था. CFC डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इन द लिगैंड फील्ड माइनस, यानी लिगैंड फील्ड की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की एनर्जी है उसमें से द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन आइसोट्रोपिक फील्ड, इसको घटा दो तो क्या निकलेगी, CFSC निकलेगी. ये तो एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है. ठीक है, मेन आंसर यहाँ है जब धातु आयन को किसी क्रिस्टल क्षेत्र में रखा जाता है तो डी कक्षकों के विभाजन से एनर्जी क्या होती है, मुक्त होती है. ठीक है, डी कक्षकों की स्प्लिटिंग से क्या होती है, एनर्जी फ्री होती है, उसी को CFSC कहा जाता है. यानी व्हेन एनी मेटल इज पुट द क्रिस्टल फील्ड देन द एनर्जी रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल. तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वो है लिमिटेशन ऑफ CFT, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, CFT जो है उसकी लिमिटेशन यानी कमियां क्या है. ये मैंने इंग्लिश में लिखा जरूर है, पर मैं आपको टर्म टू टर्म हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है क्योंकि इतनी थ्योरी वापस हिंदी में रिपीट कर सकूं, तो मैं साथ साथ में बोलती जा रही हूँ. अकॉर्डिंग टू CFT, सबसे पहला पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू CFT क्या होता है, मेटल एंड लिगैंड बॉन्ड इज आयनिक इन नेचर. की जो CFT थ्योरी है वो कहती है कि मेटल, बिकॉज मेटल इज पॉजिटिव. ठीक है, एंड जो नेगेटिव होता है वो लिगैंड होता है. ठीक है, तो ये दोनों वैसे क्या शो कर रहे हैं, आयनिक नेचर शो कर रहे हैं, आयंस शो कर रहे हैं, इसलिए इनकी बॉन्ड की नेचर क्या होती है, आयनिक, अकॉर्डिंग टू CFT. ओके, दिस थ्योरी शोज कोऑर्डिनेशन प्रॉपर्टीज इन मेटल लिगैंड बॉन्ड. ये क्या कहती है कि मेटल और जो लिगैंड की बॉन्ड है उसके बीच में कुछ मात्रा में सहसंयोजकता के गुण पाए जाते हैं, सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं. ओके, कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टीज पाई जाती है. But this theory can't explain those property of bond which is depend on valency. पर जो बॉन्ड की कुछ हद तक प्रकृति किस पर डिपेंड करती है, संयोजकता यानी वैलेंसी पर भी डिपेंड करती है कि भाई कितने बॉन्ड
बॉन्ड की वैलेंसी पे डिपेंडेंट है। वैलेंसी जितनी है +2 है तो वो 2 बॉन्ड ले सकते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं किसी को, तो 2 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये वो वैलेंसी वाली थ्योरी को क्या एक्सप्लेन नहीं करती, संयोजकता के बारे में कुछ नहीं बताती, सिर्फ और सिर्फ सहसंयोजन गुण और आयनिक गुणों की क्या करती है, व्याख्या करती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, बाय दिस थ्योरी वी कांट एक्सप्लेन द कैपेसिटी ऑफ लिगैंड। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, हम किसी भी लिगैंड की सामर्थ्य का पता नहीं लगा सकते। कैसे, जब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी स्पेक्ट्रो रासायनिक जो श्रेणी है उसे पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो वाटर है H2 है वो OH की कंपैरिजन में सुपीरियर पोजीशन पे रखा जाता है। ठीक है, ये होता है एक्चुअल में, पर ये जो थ्योरी ये इस चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं देती कि किस लिगैंड की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी क्या होगी, लिमिटेशन होगी। थर्ड लिमिटेशन क्या होगा, दिस थ्योरी गेव इंपॉर्टेंस टू ओनली d ऑर्बिटल। ये क्या करती है, ओनली d ऑर्बिटल को इंपॉर्टेंस देती है, जबकि वी ऑल नो कि ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, s एंड p भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांजिशन को बोलते हैं संकरण। संकरण में क्या, सॉरी संकरण आएगा, ट्रांजिशन नहीं आएगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, S एंड P भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। संकरण में क्या करते हैं, S और P भी पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि ये थ्योरी ओनली d ऑर्बिटल की व्याख्या करती है। CFT डजंट एक्सप्लेन पाई बॉन्ड। CFT क्या करती है, पाई बॉन्ड की कोई भी व्याख्या नहीं करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया, हिंदी में मैंने आपको बता दिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई Eg एंड T2G ऑर्बिटल, यानी जो Eg कक्षक है और जो T2G कक्षक है उनसे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मैं आपको पहले जनरली समझा देती हूँ कि जब भी क्या होता है, कोई भी लिगेंड है, ठीक है, यानी कोई भी नेगेटिव आयन है, वो मेटल आयन के कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ठीक है, मेटल आयन के सामने आते हैं या अटैक करते हैं मेटल आयन पे। ठीक है, तो क्या होता है कि डी ऑर्बिटल जो होते हैं मेटल आयन के, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। अपनी CFT की कमियां पड़ी, CFT थ्योरी भी यही कहती है। ठीक है, तो जब वो स्प्लिटिंग होती है तो डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल, डी के ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इस टाइप की मैंने बना रखी है, 5 टाइप के ऑर्बिटल पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ ऑर्बिटल क्या होते हैं, लो एनर्जी के यानी डाउन चले जाते हैं, और कुछ एनर्जी क्या होती है, हाई कैच करके ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो जो हाई एनर्जी के होते हैं यानी जो डबल जनरेटेड होते हैं उनको बोलते हैं Eg ऑर्बिटल, और जो ट्रिपल जनरेटेड जो डाउन में जाते हैं उनको बोलते हैं T2G ऑर्बिटल। तो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है, सुनो। When there any ligand came at the transition metal ion, then d orbital shows splitting, by which some of d orbital downly double है ये double d generated, ठीक है, Eg orbital and shows higher energy, यानी क्या करते हैं, higher energy शो करते हैं, but some d orbital triply d generated shows lower energy, T2G कहलाते हैं। ओके, जब संक्रमण धातु के संपर्क में कोई लिगैंड आता है, यानी धातु पॉजिटिव लिगैंड नेगेटिव आता है, तो समान ऊर्जा के डी कक्षकों में विपाटन हो जाते हैं, जिससे कुछ डी ऑर्बिटल उच्च ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं जिन्हें Eg कक्षक, एवं कुछ निम्न ऊर्जा स्तर के हो जाते हैं जिन्हें T2G ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये इस तरह से शो कर रखे इसके डायग्राम के थ्रू, dz2 dx2 और y2 ये तो है Eg, ठीक है, dxy dyz dz है, ये है T2G, और ये जो एनर्जी लेवल है वो नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला क्या है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी, मतलब आपको पता है 2 तरह के लिगेंड होते हैं, एक होते हैं दुर्बल लिगेंड या वीक लिगेंड, एक होते हैं स्ट्रॉन्गर लिगेंड। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, 2 तरह के लिगेंड होते हैं। तो स्पेक्ट्रो रसायन जो सीरीज होती है, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, उसमें क्या होता है, इन लिगेंडों को सीक्वेंस वाइज रखा जाता है। ठीक है, लो से अप की ओर। ठीक है, तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें क्या है, ये चीज पुट की जाती है। अब आपको आंसर बता देती हूँ, किसी एक धातु आयन के साथ निर्मित संकुलों में बंधे हुए ऊर्जा मानों का क्रम, डेल यानी ऊर्जा होती है ना, एनर्जी मानों के क्रम में लिगैंड को व्यवस्थित करने पर जो श्रृंखला प्राप्त होती है उसे स्पेक्ट्रो रसायन श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अरेंज द कॉम्प्लेक्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली मेटल आयन, एक मेटल आयन है पर उसकी कॉम्प्लेक्स क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, इनको पुट रखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी वैल्यू, यानी डेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते रहे, कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसकी एग्जांपल क्या हो गए, आयोडाइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, माइनस लगा हुआ यानी आयंस है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्यूरीज लॉ, या क्यूरी का नियम क्या है। ओके,
तो क्यूरीज लो यानी आपको पता है क्यूरी क्या होता है, एक ताप होता है जहाँ पे क्या होता है चुंबकीय प्रवृत्तियां क्या होती है, बदल जाती है क्यूरी ताप पर आने पर, ठीक है। तो जब किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की चेंज होगी, लोहे चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है, ओके। इसे क्यूरी का नियम कहते हैं। ताप बढ़ाने पर एक ताप करेंगे ना, ये ऑब्जेक्ट है, हम हमें से धीरे 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 ताप बढ़ा रहे हैं, तो एक टेम्परेचर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या आएगा, लोहे चुंबकीय पदार्थ परिवर्तित होकर अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। इस टेम्परेचर को क्यूरी ताप कहते हैं और इस नियम को क्यूरी का नियम कहते हैं। द मैग्नेटाइजेशन इन ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। द ऑब्जेक्ट इज हीटेड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टेम्परेचर। तो दिस इज क्यूरीज लॉ। क्यूरी अगर ताप का पूछे तो जो वो तापक्रम होते हैं जिसपे प्रवृत्ति चेंज होती है उसको बोलते हैं क्यूरी ताप, और ये पूरा नियम हो गया क्यूरी का नियम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी हर एग्जाम में लगभग केमिस्ट्री में आ ही जाता है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, ठीक है। तो ये एक तरह का ऐसा कैटलिस्ट होता है जो क्या होता है अलग अलग कंपाउंड्स के मिक्सचर से बनता है, ठीक है। तो यही इसकी स्पेसिफिक बात है, ठीक है। और साथ में ये क्या होता है एल्कीनो के जो पॉलीमराइजेशन होता है ना उसमें यूज किए जाते हैं, तो वही चीज है। इट इज ए टाइप ऑफ कैटलिस्ट मेड अप ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए केमिकल कंपाउंड्स दैट आर मेनली यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीनो के पॉलीमराइजेशन में। ये इसका फॉर्मूला होता है कि इसमें क्या होता है एल्यूमिनियम का कंपाउंड होता है और क्या होता है C2H5 होते हैं और TiCl4 यानी टाइटेनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। जिगलर नाटा उत्प्रेरक अलग अलग रासायनिक यौगिकों का मिश्रण है जिनका प्राय उपयोग एल्कीन्स के बहुलकीकरण में किया जाता है, ओके। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेपोर्ट कक्षक वर्ण नियम क्या है, यानी लेपोर्ट सिलेक्शन रूल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये संक्रमण का एक रूल होता है, ठीक है, जो बताते हैं कि सेम जो मतलब टाइप होते हैं ना उसमें क्या होता है जो संक्रमण है या जो ट्रांजिशन है वो वर्जित है, यानी अलाउ नहीं होता, फॉरबिडन होता है, ठीक है। और जो अपोजिट या अलग होते हैं एक दूसरे से उनमें क्या होते हैं संक्रमण हो सकते हैं, ठीक है। तो कैसे कि इसके अनुसार केवल वे संक्रमण अनुमत होते हैं, अनुमति जिनको अलाउ है, जिनमें क्या होते हैं कक्षकों की सममिति में असमानता होती है, यानी जिनके सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। अतः सम से विषम, जी से यू यानी ग्रेज से अनग्रेज का या फिर यू से जी का ही अनुमति यानी अलाउ है, जबकि जी टू जी या यू टू यू क्या होता है फॉरबिडन होता है, ठीक है। तो यही चीज है। लेपोर्ट सिलेक्शन रूल इज एक्सप्लेन दैट इंटरसाइड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर केमिकल स्पीशीज के ट्रांजिशन बिटवीन स्टेट्स ऑफ द सेम पार्शियली आर फॉरबिडन, यानी सेम जो ट्रांजिशन होते हैं उनके लिए क्या होता है फॉरबिडन, नहीं अलाउड, डोंट अलाउ, ठीक है, अलाउ नहीं है। फॉर एग्जांपल जी टू यू आर अलाउड जबकि जी टू जी इज फॉरबिडन, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समूह विस्थापन नियम या फिर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ किसे कहते हैं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट इमिशन ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल result in the daughter element occupying a position in the periodic table either to the left or to the right position, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, क्या होता है कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व है, तो वो क्या करते हैं दो तरह के पार्टिकल इमाइट करते तो गामा भी कभी कभार, ठीक है। तो हम अल्फा और बीटा की बात करते हैं। अगर अल्फा पार्टिकल इमाइट कर रहे हैं तो उसकी पीरियोडिक टेबल में जो एक्चुअली रेडियो एलिमेंट तत्व की जो पोजीशन है उससे दो पोजीशन क्या हो जाता है लेफ्ट की ओर चला जाता है। अगर वही बीटा पार्टिकल का इमिशन हो रहे तो वो क्या होगा दो पोजीशन, दो जो प्लेस है वो राइट की ओर खिसक जाएगा। यही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है। समूह विस्थापन नियम, इसके अनुसार जब कोई रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो तत्व आवर्त सारणी में मूल स्थान से दो समूह है बाईं ओर, सॉरी यहाँ पे कहते हैं अगर अल्फा उत्सर्जित करते हैं तो बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड विस्थापित हो जाता है, एवं बीटा उत्सर्जित करने पर क्या होता है दाईं ओर यानी राइट साइड विस्थापित हो जाता है, ओके। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली इजी ही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मैं तुम्हें ये चीज बता दूं कि हिंदी में इतना छोटा कैसे है कि जो ये क्वेश्चन था ये मैंने पहले गलत पढ़ लिया था, तो इंग्लिश में इसका आंसर उस अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन तो सही था, क्वेश्चन गलत नहीं था, मतलब आंसर चेंज हो गया, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होने के कारण फिर हिंदी में मैंने प्रॉपरली लिख दिया। पर मैं अगर दोनों कंडीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन है पर दो आंसर हो गए, ठीक है। अगर पूछा जाए व्हाई एल्किल लिथियम इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, अगर एल्किल लिथियम को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहा जाता है, अगर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इतनी हो, थोड़ा सा शोर को अवॉइड कर दो बाहर का है, ठीक है।
अगर क्वेश्चन इतना हो तो आंसर रहेगा बिकॉज द फंक्शनल कार्बन एटम हैज बीन रिड्यूस द पोलैरिटी ऑफ द रिजल्टिंग फंक्शन ग्रुप। ठीक है, कि कार्बन एटम क्या होता है कि रिड्यूस कर देते हैं पोलैरिटी फंक्शनल ग्रुप के साथ में, इज इन्वर्टेड। अब ये चीज तो नॉर्मल है कि ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन बिकम्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। ठीक है, दिस चेंज शोन मेक एल्किल लिथियम एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी ये जो चेंज होता है ना ये दोनों में कॉमन होता है, एल्किल लिथियम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इसलिए एल्किल लिथियम को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं, उच्च ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। रीजन ये है। ठीक है, तो ये इस आंसर का पार्ट है, नो डाउट। ठीक है, ये भी आप इसमें इंक्लूड करके लिखोगे। ठीक है, कि क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बन का, वो क्या होता है कि जैसे ही किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ में अटैच होता है वो अपनी क्या करते हैं पोलैरिटी यानी जो ध्रुवता होती है उसको खो देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं न्यूक्लियोफाइल बन जाते हैं, जिस कारण क्या होता है कि इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। दोनों में सेम जो नेचर होती है शो होती है। उसके बाद में एल्किल लिथियम उच्च ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आंसर आप कनेक्ट करके लिखोगे, अलग अलग नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का चेंज रह गया था, मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में गड़बड़ कर दी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइटोक्रोम क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज साइटोक्रोम? दीज आर इंपॉर्टेंट पॉलिफेरिन कंपाउंड्स, सबसे पहले ये बात हो गई। इन एक्चुअली दीज आर हीमोप्रोटीन, यानी हिम प्रोटीन ही होते हैं, हु वर्क एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाहक का काम करते हैं। दीज आर रिलेटेड टू ऑक्सीजन, ये नहीं, ये क्या होते हैं जीवन टाइम तक ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दीज आर लेस, इनका जो आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कम होता है, 12,000। मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है वैसे भी नॉर्मल एटम की कंपैरिजन में कम ही होते हैं। ठीक है, साइटोक्रोम आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स ए, बी एंड सी। ये क्या होते हैं अलग अलग भागों में बंटे होते हैं जिनको ए, बी एंड सी कहा जाते हैं। जैसे कि नीचे का यह महत्वपूर्ण पॉलिफेरिन है जो कि वास्तव में हिम प्रोटीन है, इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ये O2 से जीवन संबंध रखते हैं, इनका अणुभार कम होता है, 12,000 बता दिया। इन्हें विभिन्न वर्गों ए, बी और सी में बांटा गया है। देखो मेरी बात सुनो, केमिस्ट्री में क्या है बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं आती, और ये तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लगभग तुम्हारे सारा जो भी मैटर है वो या तो इस पे डी ब्लॉक उन पे है, डी की स्प्लिटिंग वगैरह वो सारा, या फिर थोड़ा बहुत तो प्रोटीन वगैरह वाला पार्ट है, हीमोग्लोबिन वगैरह ये वाला पार्ट है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, ज्यादा लिखना नंबर नहीं देता, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, फैक्ट टू फैक्ट लिखो, नंबर पूरे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इतने ज्यादा नर्वस होने की जरूरत है। और ये तो ऐसा पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री होती है जो हमको याद हो जाती है, आसानी से याद हो जाती है और बहुत अच्छे नंबर भी बनते हैं। तो आराम से एक एक क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लो, 2 बार इस वीडियो को देख लेना जो बना रही हूँ, इसमें क्या होगा तुम्हारे सारे क्वेश्चन लगभग तुम्हें याद हो जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन में अंतर। नाम ज्यादा हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीमो एंड मायोग्लोबिन? ओके, तो 2 डिफरेंस बताने हैं। हीमोग्लोबिन का क्या है, मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा होती है, 2 बीटा होती है। ये क्या सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है, कौन? मायोग्लोबिन। ओके, अब हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। इट इज स्टोरेज प्रोटीन, ये क्या होता है एक प्रकार का संग्रहक प्रोटीन होता है, संग्राहक प्रोटीन होता है। जबकि इट इज ए ट्रांसफर प्रोटीन, जिसका क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, फिर व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? अगर थोड़ा सा बाहर का कोई शोर आ रहा है तो प्लीज अवॉइड करना उस चीज को, और थोड़ा धीरे धीरे डेवलपमेंट होएगा वीडियोस में। तो व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो सक्रियता क्या होती है? अब देखो कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू क्या करते हैं, इमाइट करते हैं एनर्जी को। ठीक है, बहुत सारे जो विकिरण होते हैं उनको इमाइट करते जाते हैं। ठीक है, तो इमाइट करके वो करना क्या चाहते हैं, वो एक्चुअली अपनी वो क्या होते हैं अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं वो स्टेबल एलिमेंट हो जाए बाकी एलिमेंट्स के कारण। इस कारण क्या करते हैं वो कंटिन्यू अपनी एनर्जी क्या करते हैं, इमाइट करते हैं। वही चीज क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। तो यहाँ क्या है, एक अस्थिर परमाणु विभिन्न विकिरणों का त्याग करके क्या करते हैं, नाभिक में स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यही क्या है, रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवश्यक तत्व क्या है या एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखो मेरी बात सुनो, नेचुरली क्या होता है, प्राकृतिक रूप से हमें प्रकृति में 92 टाइप के एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से, जिनमें से क्या होते हैं 27 टाइप के जो एलिमेंट होते हैं वो ह्यूमन बॉडी के विभिन्न अलग अलग टाइप की प्रोसेस के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, ह्यूमन बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे प्रोसेस में। ओके, तो जो 27 एलिमेंट होते हैं ना वही क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं नेसेसरी एलिमेंट होते हैं या आवश्यक तत्व कहलाते हैं। तो ये चीजें नेचुरली वी फाउंड 92 एलिमेंट्स, in those only 27 elements are necessary, not necessary, not other, बाकी नहीं होते। These 27 elements used in humans various process,
सो दिस इज कॉल्ड नेसेसरी एलिमेंट, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट, सॉरी, या आवश्यक तत्व। यानी प्राकृतिक रूप से 92 टाइप के तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से क्या होते हैं 27 प्रकार के तत्व क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जो कि क्या होते हैं विभिन्न प्रकार की ह्यूमन क्रियाओं में क्या होते हैं, मानव क्रियाओं में भाग लेते हैं। ओके, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्लोरीन एलिमेंट। जो फ्लोरीन होती है वो क्या होती है ह्यूमन बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल क्या है उसका। देखो मेरी बात सुनो, फ्लोरीन क्या होती है, 2 टाइप के रोग से हमको बचाती है। एक तो हमारे जो दांतों का कटना सड़ना, मतलब वो कटते तो नहीं है ऑफकोर्स, जो इनका डिके होता है, ठीक है, जो क्षय होते हैं, ठीक है, उससे, और एक हड्डियों के क्षय से बचाती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो क्या लिखा हुआ है कि फ्लोरीन इज नेसेसरी इन ह्यूमन बॉडी, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द टीथ एंड द बोन फ्रॉम द डिके, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन और हो गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सिलिकॉन एंड फॉस्फोजिन, ठीक है, यानी सिलिकॉन और फॉस्फोजिन को बताना है, ठीक है। तो मेरी बात सुनिए, सिलिकॉन में आपको क्या सुनाई दे रहा है, सिलिकॉन, 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 2-3 बार बोलो, देखो इसमें सुनाई दे रहा है, साउंड आ रहा है सिलिकॉन कीटोन, सिलिकॉन कीटोन, यानी इन दोनों से मिक्सचर से आजकल ट्रेंड चल रहा है ना नामों को मिला मिला के बनाना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सीरियल में चलते हैं, जैसे कि वो नायरा, कायरा, उस टाइप से, ठीक है। तो ये क्या है, नाम मिला मिला के बनाया हुआ, ये अभी का ट्रेंड नहीं है, ये 1801 का ट्रेंड है, ठीक है। 1801 में चल रहा था ये ट्रेंड, हमारे इंडियन सीरियल्स वाले ड्रामे वालों ने अभी देखे है, ठीक है। तो ये देखो 1901 में क्या था, कीपिंग के द्वारा दिया गया था, कीपिंग ने ये ट्रेंड शुरू किया था, जिसमें क्या हुआ था, उसने देखा कि जो डाई एल्किल डाई क्लोरोमेथिल है ना, मेथेन है सॉरी, इसको जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, इसका जब जल अपघटन करवाते हैं, तब ये क्या कीटोन बनाते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया कीपिंग ने कि कीटोन को सिलिकॉन के साथ जोड़ा। ट्रेंड देखो कितना पुराना है, सिलिकॉन प्लस कीटोन, सिलिकॉन, ओके। तो ये ट्रेंड 1901 का है, ठीक है, अब आपको याद रहेगा आयो। और सेम ट्रेंड फिर रिपीट हुआ फॉस्फोजिन में, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नाइट्रोजन, फॉस्फोरस का फॉस्फो, नाइट्रोजन का जन, ठीक है, फॉस्फोजिन बोल दिया जिसको, या फॉस्फोजन बोल दिया, ठीक है। These are organic compound होते हैं in which phosphorus and nitrogen made up bonds, double और triple bond, okay। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है HSAB जो थ्योरी है उसकी लिमिटेशन। HSAB सबसे पहले होता क्या है, HS हार्ड एंड सॉफ्ट, AB एसिड एंड बेस, ओके। तो ये थ्योरी है, उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरी क्या थी, एसिड और बेस को लेकर दी गई थी, उनकी हार्ड यानी कठोरता और सॉफ्ट को हिंदी में बोलते हैं मृदुता, तो उनके लिए दी गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या मापन इकाई का मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं है, मतलब कोई भी मेजरमेंट अपने नहीं कर सकते, कोई भी मेजरमेंट नहीं कर सकते, ओके। सेकंड की किसी भी प्रक्रम को समझने के लिए अमल व क्षार में बांटना जरूरी है, जिसके लिए अभिक्रिया का पता होना चाहिए, पर यहाँ पे कोई भी एसिड बेस की रिएक्शन का पता नहीं था, ठीक है, सीधा बोल दिया कि एसिड एंड बेस में बांटना है, तो ये इसकी लिमिटेशन। तीसरा क्या, इस सिद्धांत के अनुसार एसिड बेस की कठोरता व मृदुता अम्ल व क्षार की सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती, जबकि ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है, एसिड और बेस की जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो क्या होती है, एसिड एंड बेस की कैपेसिटी पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है, ओके। इंग्लिश में इसलिए एकदम जो बेसिक टर्म्स है ना वो सारी मैं मुंह से बोल रही हूँ, आपको सुनोगे सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश के चक्कर में मत पड़ना। बाकी मैंने फिर भी बहुत, मतलब मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसी क्लास होती है, मतलब ये मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रही, पर आपने खुद ने ऑब्जर्व की है, बच्चे तो नहीं हो पर शायद ही ऐसी कोई क्लास होती है जहाँ पे हाथ से हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखाया जाए, सेम क्लास में नहीं लिखवाया जाता। तो आपको लिखवाया जा रहा है तो डेट्स थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि HF एंड HI की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों है। जो HF है यानी हाइड्रोफ्लोराइड है वो हाइड्रो आयोडाइड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है, क्यों है। अब मेरी बात सुनो, जो ये H+ आयन होते हैं ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग आयन होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, एसिड होते हैं। जबकि क्या होते हैं, जो हैलाइड्स का सीक्वेंस चलता है वो आपको पता है, फिर कल बाहर आई आंटी, इस टाइप से आपको पता है हैलाइड सीक्वेंस है। तो जैसे जैसे अप टू डाउन होते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डाउन होती जाती है। साथ में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फ्लोरीन, फिर क्लोराइड आयन, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर आयोडाइड आयन। तो सबसे जो ज्यादा कठोर मिलते हैं तो क्या होता है, ये ज्यादा अपेक्षाकृत ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू HI। अब इसका रीजन तुमको पता है, आयोडीन का क्या होता है, साइज बड़ा होता है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, सबसे कम होते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन होते हैं। तो ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांगली अटैच होते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है कंपैरिजन टू HI। तो ये मैंने लगभग आपको सब क्वेश्चन करवा दिए इंपॉर्टेंट जो मेरी तरफ से पूरी संभावना है कि कल आपके पेपर में आएंगे, तो अच्छे से पढ़ लो एंड थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दिया करो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, थोड़े से सब्सक्राइब बढ़ाओ हमारे। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट।